चलिए आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर की। जो भी बच्चे 10th क्लास से अभी 11th में आए हैं और वो अपनी साइंस की पढ़ाई अगर शुरू करते हैं फिज़िक्स की, तो जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद जो चैप्टर है वो है वेक्टर। वेक्टर बेसिकली मैथमेटिकल टूल है, यानी फ़िज़िक्स को समझने के लिए वेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है। और आप देखेंगे कि पूरी फ़िज़िक्स में आप जब 11th 12th में आगे बढ़ेंगे तो पूरी फ़िज़िक्स में आपको हर जगह वेक्टर का एप्लीकेशन है। और अगर वेक्टर्स को आपने प्रॉपरली नहीं समझा है तो पूरी फ़िज़िक्स में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत लगी रहेगी। तो आज हम लोग इस वेक्टर की शुरुआत करेंगे। वैसे बच्चे जो अभी जस्ट 10th करके अभी 11th की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है इस लेक्चर से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वेक्टर की। वेक्टर के बारे में जानने से पहले हम लोग एक क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी। ये हो सकता है आपने 9th में पढ़ा भी हो कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसे कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी क्वांटिटी आप बता सकते हैं फिज़िक्स में जिन्हें आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे मास, इट कैन बी मेजर्ड, आप केजी में, ग्राम में इसे मेज़र करते हैं। फोर्स, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, और भी इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि ये सारी वैसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, तो कोई वैसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते हैं जो फिज़िक्स में मौजूद हो। तो जैसे सोचिए साउंड, ये भी एक क्वांटिटी है, एक टर्म है जो फिज़िक्स में प्रेजेंट है। कैन यू मेज़र साउंड? क्या आप साउंड को मेज़र कर सकते हैं? नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम साउंड को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन आप जिस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, frequency of sound, these can be measured। तो इन क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ साउंड की बात हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यू कैन नॉट मेज़र साउंड। उसके बाद थोड़ा फिजिक्स से अलग हो करके हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचें तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे फीलिंग्स है, इमोशंस है। जनरली एग्जांपल्स में ये दिए जाते हैं कि इनको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई यूनिट मौजूद नहीं है, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर फिज़िक्स में हम बात करें तो साउंड का एग्जांपल हम दे सकते हैं, लाइट के बारे में बात कर सकते हैं। लाइट भी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनके लिए यूनिट्स मौजूद हैं मेज़र करने के लिए, इनको आप मेज़र कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो वैसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर पाएंगे, जिनके लिए हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं जिनको मेज़र करने के लिए, वैसे क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे, और बाकी सारे क्वांटिटीज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगे।
अब ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटीज, नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज। एक और क्वांटिटी की चर्चा आपको किताबों में मिल सकती है, टेंसर क्वांटिटीज़। तो उसके लिए अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग इस दो क्वांटिटी पर, इसके दो टाइप पर फोकस कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। टेंसर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो है द क्वांटिटीज which have magnitude and are added according to simple algebraic rules are called स्केलर क्वांटिटीज। यानी ये वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू यानी जिनके पास एक वैल्यू होगी और जिसे हम लोग सिंपल अलजेब्राइक रूल से जोड़ पाएंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पर आपको ये लगता होगा या आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग ऐसा कह देंगे कभी कभी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यानी स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी भी स्केलर क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगी जिनके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको सिर्फ ये लिखा कि द क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड, यानी जिसके पास वैल्यू हो और जिसे हम सिंपल अलजेब्राइक रूल से जोड़ पाएँ। सिंपल अलजेब्राइक रूल का मतलब होता है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8, 10 + 5 = 15, या सब्ट्रैक्शन 3 - 2 = 1, 30 - 10 = 20। दीज आर अलजेब्राइक रूल्स, सिंपल अलजेब्राइक रूल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और 2 kg + 3 kg इट इज़ ऑलवेज 5 kg। सिंपल अलजेब्राइक रूल को ये फॉलो करता है। डिस्टेंस 2 मीटर + 5 मीटर ऑलवेज 7 मीटर। एनर्जी 100 जूल + 50 जूल = 150 जूल। वर्क टेम्परेचर स्पीड। आगे आप देखेंगे 12th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी हैं जिनके पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद
मतलब इनके पास डायरेक्शन नहीं है और ये स्केलर क्वांटिटी हैं, इनका जो सम है या इनको अगर हमें इनका डिफरेंस लेना है तो हम सिंपल अलजेब्राइक रूल को अप्लाई कर सकते हैं इनको जोड़ने या घटाने में। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction, both magnitude and direction, and are added according to vector law of addition, are called vector quantities. सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि किसी भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है इसका क्या मतलब है, या कोई भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता है इसका क्या मीनिंग है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि अगर कोई आपसे कहता है कि इस मार्कर का मास क्या है, तो आप उसे क्या जवाब देते हैं। जो भी आप इसको मेज़र करते हैं 20 ग्राम 200 ग्राम, क्या वो आपसे ये पूछ सकता है कि इन विच डायरेक्शन। अगर आपने उसे कहा है कि भाई इस पेन का मास 20 ग्राम है, तो क्या ये क्वेश्चन जस्टिफाइड है इन विच डायरेक्शन। तो मास के साथ ये क्वेश्चन कि इन विच डायरेक्शन जस्टिफाइड नहीं है। जैसे सपोज़ एक दूसरे क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, आपने कहा 30 डिग्री सेल्सियस। क्या वो आपसे ये पूछ सकता है इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मीनिंगलेस बात है, ऐसा नहीं होता। अब आप एक तीसरे एग्जाम्पल को लीजिए। आप कह रहे हैं कि किसी बॉडी पर जो फोर्स काम कर रहा है वो 10 न्यूटन है, तो अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है इन विच डायरेक्शन। ये मीनिंगलेस बात नहीं है। यानी कहने का सेंस ये है कि फोर्स को आप तभी कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं जब कम से कम उसके बारे में दो बातें आपको पता हों। पहली चीज़ ये कि उसकी वैल्यू क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अदरवाइज़ अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो आप उस क्वांटिटी के कंप्लीट इफ़ेक्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि सपोज़ एक ब्लॉक है, हमने आपसे कहा कि इस ब्लॉक पर 50 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, हमने इसका मास भी आपको दे दिया, 50 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, और हम आपसे ये पूछते हैं कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। यू कैन नॉट आंसर। आप आंसर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको फोर्स का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। आप ये आंसर ज़रूर कर सकते हैं कि ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, लेकिन ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको मूव कराने वाला जो फैक्टर है फोर्स, हमने उसकी वैल्यू आपको दे दी है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप इसका आंसर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फोर्स के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। यानी फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी हुई जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन के बारे में जानना जरूरी है। एंड दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस इज़ द मीनिंग कि फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप कंप्लीटली तभी डिस्क्राइब कर सकते हैं जब आप उसके दो चीज़ों का इंफॉर्मेशन दें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और तीसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वेक्टर में ये है कि ये क्वांटिटी जो है ये सिंपल रूल को फॉलो नहीं करता जुड़ने के लिए। यानी ये जो भी क्वांटिटी है जिसे आप वेक्टर कह रहे हैं,
इनको अगर आपको ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो उनको जोड़ने के लिए स्पेशल रूल है। जैसे देखिए, एक बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक ब्लॉक है 5 kg का और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। व्हाट इज द टोटल मास? ऑब्वियसली इट इज 7 kg। अगर किसी ने आपसे कहा कि ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का 2 kg का ब्लॉक है, व्हाट विल बी द टोटल मास? अगेन 7 kg। अगर किसी ने कहा कि ये 2 kg का ब्लॉक है, ये उसके ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल मास? अगेन इट इज़ 7 kg। यानी इसे जोड़ने के लिए आपको कोई स्पेशल अलग रूल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप सिंपल 2 + 5 = 7 कर रहे हैं। अब ज़रा देखिए एक दूसरा सिचुएशन। सपोज एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन और फिर एक दूसरा फोर्स लगाया 5 न्यूटन। व्हाट इज़ द टोटल फोर्स? 15 न्यूटन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, इसी ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फिर हमने लगाया 5 न्यूटन। व्हाट विल बी द टोटल फोर्स? इट इज़ नॉट 15 न्यूटन। हम लोग देखेंगे कि इट विल बी 5 न्यूटन। एक तीसरा सिचुएशन देखिए, एक ब्लॉक है, इस पर हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फिर इस पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन। व्हाट विल बी द टोटल फोर्स? ये ना तो 15 न्यूटन है, ये ना ही 5 न्यूटन है, ये 15 और 5 15 और 5 के अलावे कोई वैल्यू आएगी। क्या आएगी वो हम लोग देखेंगे। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्स जो भी क्वांटिटी है, दो फोर्स को, जैसे दो मास को हमने किसी भी तरीके से रखा तो उसके जोड़ने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं थी। हर बार 2 + 5 = 7। यानी स्केलर को जब आप जोड़ते हैं तो उसके एडिशन का एक फिक्स वैल्यू है। 2 + 5 की एक सिंगल वैल्यू ही आएगी, 50 + 100 की एक सिंगल वैल्यू ही आएगी। 50 + 100 कभी मोर देन 1 वैल्यू नहीं हो सकता। लेकिन जब अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है तो आप देखिए कि यहाँ पर टोटल मतलब 10 + 5 इट इज़ 15। यहाँ पर देखिए 10 + 5 इट इज़ 5। यहाँ पर देखिए 10 + 5 इट इज़ अदर देन द वैल्यू 5 and 15 न्यूटन। यानी वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हमारा ये रूल काम नहीं करेगा। अगर ये रूल काम कर रहा होता तो हर केस में यहाँ भी 15 न्यूटन होता। यानी वेक्टर्स को जोड़ने के लिए कोई स्पेशल रूल होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो स्पेशल रूल क्या है। यहाँ हम लोग बस डेफिनेशन में ये चीज़ देख रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी तभी कहेंगे जब वो 3 रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए और उसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए। यानी सिर्फ अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम वेक्टर कह दें तो ये सही नहीं है। किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए इन तीनों रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है, इन तीनों बातों का होना आवश्यक है। अगर इन तीन में से एक भी चीज़ अगर मिस कर रही हो तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखें। एग्जाम्पल्स में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप 12th में देखेंगे, एक्सेट्रा। तो
अभी हमने आपको कहा कि स्केलर क्वांटिटी में भी कुछ ऐसे स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी हैं। वेक्टर में हमने आपको बताया कि कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आपको इस बात को समझने में थोड़ी सुविधा होगी। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखें जो थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड direction, but it is a scalar quantity. Why? Since it does not follow vector law of addition. यानी इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। जैसे सपोज़ करिए कि एक वायर में ये करंट है और ये करंट 10 एम्पियर है। तो इस करंट के पास देखिए एक मैग्नीट्यूड भी है 10 एम्पियर, और ये इस वायर में इस एंड से इस एंड की ओर फ्लो भी कर रहा है। इट हैज़ सम डायरेक्शन। अब ज़रा इमेजिन करिए कि एक दूसरा वायर है और यहाँ से 15 एम्पियर का करंट अगर आ रहा हो या 5 एम्पियर का करंट आ रहा हो, तो आप देखेंगे कि इस वायर में जो करंट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, और वो हमेशा 15 एम्पियर ही होगा। 15 के अलावे दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती। यानी 10 + 5 ऑलवेज 15। यानी इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था, लेकिन इसके बावजूद इसने जुड़ने के लिए सिंपल अलजेब्राइक रूल को फॉलो किया। दिस इज व्हाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर। both magnitude and direction, but it is a scalar quantity due to the same reason. ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और ये भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक क्वांटिटी आएगी जब आप रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज neither a vector nor a scalar। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है। यहीं पर बात आएगी टेंसर क्वांटिटी की। अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है। एरिया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर एरिया के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि स्केलर क्वांटिटी, और सही भी है, क्योंकि
अगर जैसे कोई एरिया का इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाह रहा हो, सपोज़ कोई आपसे कहे कि भाई ये इस फेस का एरिया क्या है, तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे कोई ये कहे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया, तो ये थोड़ा मीनिंगलेस लगता भी है। तो एरिया बेसिकली एक स्केलर है, लेकिन कुछ जगहों पर एरिया को हमें वेक्टर के रूप में ट्रीट करना पड़ता है। तो फिजिक्स में एरिया जो है बिहेव्स बोथ एज ए वेक्टर एज वेल एज स्केलर। कहाँ पर इसे स्केलर के रूप में, कहाँ वेक्टर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ये हम लोग फिज़िक्स में जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जब हम इसे वेक्टर के रूप में ट्रीट करेंगे, जैसे 12th में आप पढ़ेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वेक्टर को, एरिया को जो है वो वेक्टर के रूप में ट्रीट किया जाता है। तब वहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे, या जब भी आप फ्लक्स पढ़ेंगे, किताबों से भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये बताया जाता है फिर कि एरिया को अगर हम वेक्टर के रूप में लें तो उसका डायरेक्शन क्या लेना होता है। डायरेक्शन होता नहीं है, बल्कि हम लोग एक डायरेक्शन उसको असाइन करते हैं, वो उस समय हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल ये जाने कि एरिया जो है वो वेक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है और स्केलर के रूप में भी बिहेव कर सकता है। देखिए, ये क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा भी हो, डिस्प्लेसमेंट जो एंगल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। इसके साथ भी एक खास बात है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर है या स्केलर है, तो फॉर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यूज it behaves as a vector. For finite values it behaves as a scalar. मतलब ये भी दोनों है, लेकिन इसका कंडीशन आपको बता दिया गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब एक वेक्टर के रूप में ट्रीट करेगा, बिहेव करेगा, और कब एक स्केलर के रूप में। अब यहाँ इनफाइनाइटेसिमल ये टर्म आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप बस सिर्फ अभी ये समझिए कि वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, यानी अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत कम हो तो वो वेक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट हो, लार्ज हो, तो वो एक स्केलर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई जो वेक्टर और स्केलर में थोड़ी अलग हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग हैं, कि अगर कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी वो एक स्केलर की तरह बिहेव कर सकता है। किसी भी क्वांटिटी के स्केलर होने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए। तो इतने डिस्कशंस के बाद अब हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास वेक्टर और स्केलर के लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और जिसे हम सिंपल अलजेब्राइक रूल से जोड़ पाएंगे, जबकि वेक्टर हमारे लिए वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और जिसे जोड़ने के लिए, जिनके एडिशन के लिए हमें एक स्पेशल रूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, जो अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि वो क्या है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज़ स्केलर।